रामू को लकड़ियां जमा करते करते अब शाम हो चुकी थी और ठंड के साथ साथ तेज हवाएं बहना शुरू हो जाती हैं। तेज हवाओं के कारण रामू ने जो लकड़ियां जलाई थी वो बुझ जाती है। लकड़ियों को बुझता देख रामू परेशान हो जाता है। अरे अब ये हवाएं बढ़ती जा रही हैं और मेरी जलाई लकड़ियां भी बुझ गई हैं। मुझे जल्द से जल्द लकड़ियां लेकर घर के लिए निकलना चाहिए। फिर क्या था, वो सारी इकट्ठा की हुई लकड़ियां अपने सिर पर उठाकर घर की तरफ चल पड़ता है। पर इस बार रामू ने काफी ज्यादा लकड़ियां जमा कर ली थीं, जिस कारण उसे काफी धीरे धीरे चलना पड़ रहा था। जैसे तैसे रामू अपने घर पहुंच जाता है, पर इस बार ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करने के चक्कर में उसने कुछ ज्यादा समय ठंड में गुजार लिया था। आ गए आप। आज तो आपने कुछ ज्यादा समय लगा दिया आने में। हाँ सुनीता, मैंने कहा था ना कि आज मैं 2-3 दिनों के लिए लकड़ियां जमा करके ले आऊंगा, तो उन्हीं को इकट्ठा करने में ज्यादा समय लग गया। ज्यादा समय ठंड में रहने के कारण रामू की तबीयत ठीक नहीं लगती है। सुनीता, आज मैं थोड़ा ज्यादा थक गया हूँ तो सोने जा रहा हूँ। अरे आप पहले कुछ खा लीजिए फिर सो जाना। नहीं सुनीता, आज मुझे थोड़ी ज्यादा थकान लग रही है तो थोड़ा सो जाता हूँ, बाद में उठकर खा लूंगा। रामू चादर लेकर बिस्तर पर सो जाता। कुछ समय बाद जब सुनीता उसे उठाने आती है तो देखती है रामू का बदन बुखार से तप रहा होता है। वो फौरन भोला को आवाज लगाती है। भोला बेटा जल्दी यहाँ आओ। सुनीता को इतनी जोर से बुलाते सुन भोला वहाँ भागते हुए आता है। क्या हुआ माँ? आपने मुझे इतनी जोर से क्यों चिल्लाकर बुलाया? कुछ हुआ है क्या? सुनीता के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसने घबराते हुए भोला को कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी का शरीर बुखार से तप रहा है, जल्दी से गांव के डॉक्टर साहब को बुला लाओ। माँ, पर अचानक पिताजी को बुखार कैसे आ गया? कल तक तो पिताजी एकदम ठीक थे, तो आज अचानक क्या हो गया? बेटा तुम्हारे पिताजी आज भी लकड़ियाँ लेने जंगल गए थे और आज तो वो पूरा दिन लकड़ियाँ जमा कर रहे थे। मुझे लगता है उन्हें पक्का ठंड लग गई है। क्या कहा माँ? पिताजी इतनी जबरदस्त ठंड में भी लकड़ियाँ लेने जंगल गए थे, तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? बेटा मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, पर ये कहने लगे कि आज 2-3 दिन की लकड़ियाँ जमा करके ले आऊंगा और फिर 2-3 दिन घर के बाहर नहीं जाऊंगा, इसलिए फिर मैंने उन्हें जाने दिया। माँ, लगता है दिन भर ठंड में रहने के कारण बाबा को ठंड लग गई है। आप उनका ध्यान रखिए, मैं अभी जाकर डॉक्टर काका को लेकर आता हूँ। भोला तुरंत डॉक्टर काका को बुलाने के लिए बाहर की ओर दौड़ पड़ता है। बाहर ठंड इतनी ज्यादा थी कि बाहर जाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन भोला ने अपने पिता की हालत को देखकर ठंड की परवाह नहीं की और वो डॉक्टर काका के अस्पताल के लिए चल पड़ता है। कुछ समय में वो डॉक्टर काका के अस्पताल में पहुंच जाता है। डॉक्टर काका जल्दी चलिए, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उनका पूरा बदन बुखार से तप रहा है। क्यों भोला बेटा, ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत इतनी बिगड़ गई? भोला डॉक्टर को पूरी बात बता देता है, जिसे सुनकर डॉक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है। बेटा रामू कहीं पागल तो नहीं हो गया है, जो वो इतनी ठंड में पूरा पूरा दिन जंगल में गुजार रहा है? हाँ काका, माँ ने भी पिताजी को बहुत समझाया, पर उनका बस एक ही कहना है कि यही मौसम है जब मैं कुछ कमा पाता हूँ, जिस कारण माँ भी उनसे बहस नहीं कर पाती है। हाँ बेटा, उसका कहना भी सही है, पर सेहत से बढ़कर पैसे नहीं है। सेहत अच्छी रही तो वो कुछ और काम करके भी पैसे कमा सकता है। हाँ काका, पर वो हमारी बात सुने तब कुछ हो ना। चलिए अब आप ही चलकर उन्हें समझाइए। ठीक है बेटा, चलो चलकर तुम्हारे पिताजी की तबीयत देख लेते हैं और उनको समझा भी देंगे। डॉक्टर ने तुरंत एक बैग में दवाई और कुछ जरूरी सामान लिया और भोला के साथ रामू के घर की ओर चल पड़े। ठंड इतनी तेज थी कि हर कदम भारी पड़ रहा था। ठंडी हवाएं इतनी तेज बह रही थीं कि उनका 2 कदम चलना भारी पड़ रहा था। इसलिए दोनों ने एक घर के नीचे रुकने का सोचा। भोला अपने पिता के लिए बहुत चिंतित था, इसलिए डॉक्टर काका ने भोला को दिलासा देते हुए कहा, बेटा चिंता मत करो, हम थोड़ी समय में तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे और तुम्हारे पिताजी को ठीक कर देंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद जैसे ही ठंडी हवाओं का चलना थोड़ा कम हुआ, डॉक्टर और भोला ने फिर से रामू के घर की तरफ चलने का निश्चय किया। कुछ ही समय में दोनों रामू के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर ने रामू को देखा, उन्होंने उसकी नाड़ी जांची और उसकी स्थिति को समझने की कोशिश की। सुनीता, रामू के ज्यादा देर तक ठंड में बाहर रहने के कारण उसको तेज बुखार है और साथ ही ठंड के कारण उसके शरीर में कमजोरी आ गई है। इसे ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है। मैं दवाई लिख कर देता हूँ,
लेकिन इसे 2-3 दिन तक पूरी तरह आराम करना होगा। डॉक्टर साहब, मैं इन्हें बहुत मना कर रही थी, मत जाइए इतनी ठंड में बाहर लकड़ियां इकट्ठा करने, पर वो मेरी सुनने तैयार ही नहीं थे। हाँ सुनीता, मैं जानता हूँ सारी बात। भोला ने मुझे सब बताया है। तुम फिक्र मत करो, रामू को केवल ठंड लगी है, 2-3 दिन आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। पर अब ध्यान रखना कि गलती से भी वो ऐसी ठंड में बाहर ना जाए पूरी तरह स्वस्थ होने तक, वरना कहीं कुछ हो गया तो शायद भारी पड़ जाएगा। जब वो पूरी तरह ठीक हो जाए तो उसके बाद उसे बोलना लकड़ियां इकट्ठा करने जाएं, पर तब तक घर के बाहर बिल्कुल भी कदम ना रखें। डॉक्टर साहब, हो सके तो आप कुछ देर रुक कर इन्हें समझा दीजिए, वरना ये फिर से लकड़ियां लेने जंगल चले जाएंगे। नहीं सुनीता, अभी फिलहाल रामू को दवा देकर आराम करने दो। मैं कल सुबह आकर रामू को समझा दूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आपको सही लगे। डॉक्टर ने रामू को दवाई दी और सुनीता से कहा, इन्हें गर्म कपड़े पहनाएं और आग जलाकर कमरे को गर्म रखें। इन्हें बार बार गर्म पानी पिलाते रहें और जितना हो सके आराम करने देना। मैं सुबह दोबारा आऊंगा। रामू को दवाई और सुनीता को अच्छी तरह से समझाकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद सुनीता ने रामू का ख्याल रखना शुरू किया। उसने भोला को भी, बेटा तुम अपने पिता के पास बैठो, मैं कुछ गर्म कपड़े लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, आप पिताजी के लिए गर्म कपड़े लेकर आइए, तब तक मैं पिताजी का ख्याल रखता हूँ। रामू बिस्तर पर लेटे लेटे सुनीता और भोला की बातें सुन रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपनी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया। उसने भोला को पुकारा, भोला बेटा, मेरे पास आना तो जरा। जी पिताजी, बोलिए, कुछ चाहिए क्या? बेटा, मैंने सोचा था कि ज्यादा पैसे कमाकर तुम्हारी पढ़ाई के लिए बचत कर लूं, लेकिन मैं यह भूल गया कि अगर मेरी सेहत ही ठीक नहीं रही तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। पिताजी, आपको मेरी पढ़ाई की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझे आपकी सेहत की ज्यादा फिक्र है। आप मेरे साथ रहेंगे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। भोला की ऐसी बातें सुनकर रामू भावुक हो जाता है और उठकर बैठ जाता है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने भोला को कहा, बेटा, तुमने मुझे आज सिखाया कि परिवार की खुशी और सेहत सबसे जरूरी। अगले दिन सुबह डॉक्टर फिर रामू को देखने आए। इस बार रामू ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे थे। मैं पैसे कमाने की धुन में अपनी सेहत को नजरअंदाज कर रहा था। अब मैं पहले अपना ध्यान रखूंगा और फिर कोई काम करूंगा। ये बात समझने के लिए शुक्रिया। रामू, तुम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि आप सेहतमंद रहेंगे तभी अपने परिवार के लिए खड़े रह पाएंगे। रामू ने डॉक्टर से वादा किया कि वह अब ज्यादा ठंड में जंगल नहीं जाएगा। उसने यह भी तय किया कि वह गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर लकड़ियां इकट्ठा करेगा, ताकि ठंड के दिनों में यह काम अकेले न करना पड़े। धीरे धीरे रामू की तबीयत ठीक होने लगी। उसने गांव के कुछ और गरीब लोगों को अपने साथ जोड़ लिया और एक नई योजना बनाई। रामू ने गांव के लोगों से बात की और उन्हें बताया कि वह एक सामूहिक जलावन स्टोर खोलना चाहता है, जहां गांव के हर घर से थोड़ा योगदान लिया जाएगा और बदले में सभी को ठंड के दिनों में लकड़ियां मिलेंगी। यह विचार सभी को पसंद आया। गांव के लोग रामू की मदद करने के लिए तैयार हो गए। रामू और गांव के दूसरे लोग मिलकर जंगल से लकड़ियां लाने लगे। इस सामूहिक प्रयास से किसी एक व्यक्ति पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ा। इस पहल ने गांव के लोगों की जिंदगी बदल दी। अब हर घर में लकड़ियां उपलब्ध थीं और कोई भी व्यक्ति ठंड में बाहर जाने को मजबूर नहीं था। रामू और उसके परिवार ने इस योजना से न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे गांव की मुश्किलें हल कर दी। रामू के बेटे भोला ने भी यह देखकर सीखा कि कैसे कठिनाई के समय में एकजुटता से बड़ा काम हल हो सकता है। धीरे धीरे ठंड का मौसम खत्म हो गया। रामू ने जो पैसे बचाए थे उनसे उसने भोला की पढ़ाई के लिए निवेश किया और गांव के लिए एक नई उम्मीद की मिसाल बन गया। इस तरह ठंड का कहर, जो कभी रामू के लिए एक चुनौती था, वह उसकी मेहनत और बुद्धिमानी से एक अवसर में बदल गया। दोस्तों, इस तरह की और शानदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।